नमस्कार, जोहार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर आप लोगों के मध्य पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज की सेशन है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा, हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 116वां स्थान प्राप्त हुआ। बताइएगा, शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 115वां स्थान हो जाएगा। बताइएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां स्थान हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां हो जाएगा। और बताइएगा, मानव विकास सूचकांक जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। बताइएगा, ग्लोबल पर्यावरण जोखिम सूचकांक जो है वह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? या जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वाच के द्वारा। और मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? या इंडोनेशिया देश के साथ किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इंडोनेशिया के साथ समझौता किया। बताए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। और द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। और द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आरबीआई को सम्मानित किया। किस संगठन को सम्मानित किया गया? आरबीआई को सम्मानित किया गया है। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किस संस्था को सम्मानित किया गया? आरबीआई को सम्मानित किया गया। और बताए, आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में 1934 के अधिनियम से हुआ था। किस अधिनियम से हुआ था? 1934 के अधिनियम से 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था। और बताइएगा, अभी हाल फिलहाल में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। और इनका क्रम क्या क्रम हो जाएगा? 26वें क्रम के हो जाएंगे। कौन से क्रम के हो जाएंगे? 26वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। और बताइएगा, अभी वर्तमान में सीजीआई कौन है? जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। अभी वर्तमान में सीजीआई कौन है? जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। और कैवें क्रम के हैं? 53वें क्रम के हो जाएंगे। कैवें क्रम के हो जाएंगे? 53वें क्रम के हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है? या उत्तर प्रदेश में किया है? कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में। अमोघ ज्वाला अभ्यास कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के द्वारा किया गया। और भारतीय सेना दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 15 जनवरी को। और भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। और भारतीय जल सेना दिवस या नौसेना दिवस या 4 दिसंबर को। और सशस्त्र सेनाओं का झंडा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। किस स्थिति को मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में साजिबू चेरा ओबा नव वर्ष कहाँ मनाया गया है? या मणिपुर में मनाया गया। हाल ही में साजिबू चेरे ओबा नव वर्ष कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया। और बताइएगा, हिंदी कैलेंडर का पहला मंथ कौन सा होता है? चैत हो जाएगा। हिंदी मंथ का पहला मास कौन सा हो जाएगा? चैत मास हो जाएगा। और रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? चैत मास में ही मनाई जाती है। रामनवमी किस मास में मनाई जाती है? चैत्र मास में ही मनाई जाती है। बताइएगा, हाल ही में एनबीएसएल ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? माही भाई को किया है। किनको किया है? माही भाई को। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माही भाई हो जाएंगे। हाल ही में एनबीएसएल ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को किया है। और एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? महेंद्र सिंह धोनी ही हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही भाव्या योजना का संबंध किससे हो जाएगा? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय से हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही भाव्या योजना का संबंध किस मंत्रालय से हो जाएगा? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय से हो जाएगा। बताइएगा, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगे। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन नियुक्त हुई है यानी बनी है या है अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगे। और बताइएगा, अन्नपूर्णा चोटी जो है वह किस देश में स्थित है? या नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और बताइएगा,
नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और कंचनजंगा किस राज्य में हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8586 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8586 मीटर हो जाएगी। और बताइएगा हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ में किया है, या कोच्चि में किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है, कोच्चि में। और बताइएगा भारतीय नौसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, कोच्चि में ही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कोच्चि में। पूर्वी हो जाएगा विशाखापट्टनम और पश्चिमी हो जाएगा कोच्चि में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए रीसा ब्रांड किसने लॉन्च किया है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है, जनजातीय मामले के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। हाल ही में स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए रीसा ब्रांड किसने लॉन्च किया है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया। और जनजातीय मंत्री कौन है अभी वर्तमान में, जोएल ओरांग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जोएल ओरांग हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में जीएसआई ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है, या महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। हाल ही में जीएसआई ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है, या महाराष्ट्र का हो जाएगा। और जिंजीगा किला कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। मराठा साम्राज्य का शौर्य जो था जिंजीगा किला, वो किस राज्य में हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। और बताएगा सर्वाधिक जैव विविधता से निपुण कौन सी चोटी हो जाएगी भारत की, या पश्चिमी घाट हो जाएगी। जैव विविधता से निपुण भारत की कौन सी चोटी हो जाएगी, या पहाड़ी हो जाएगी, पश्चिमी घाट हो जाएगी। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था होमवर्क सीरीज के माध्यम से, वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। बताएगा तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसके द्वारा की गई थी, देवेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर कहिए, ये आरएनटी के पिता थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किन्होंने की थी, देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1839 में की गई थी। कब की गई थी, 1839 में की गई थी। बताइएगा नौजवान सभा की स्थापना किन्होंने की थी, या भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल शर्मा के द्वारा की गई थी। नौजवान सभा की स्थापना किन्होंने की थी, भगत सिंह के द्वारा, छबीलदास और यशपाल शर्मा। और नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी, 1926 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बेथुन स्कूल की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी, या 1849 में हुई थी। बेथुन कॉलेज स्कूल की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी, 1849 में हुई थी। और किन्होंने की थी इसकी स्थापना, जेडी बेथुन के द्वारा, जेईडी बेथुन के द्वारा कलकत्ता में बेथुन कॉलेज स्कूल की स्थापना की गई थी 1849 में। बताइएगा परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे, रामकृष्ण परमहंस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रामकृष्ण परमहंस हो जाएंगे। बताइएगा एक ईश्वर को मानने तथा जातीय नियमों को तोड़ने में कौन सा संस्था विश्वास रखती थी, या परमहंस मंडली के द्वारा विश्वास रखा जाता था। एक ईश्वर एकेश्वरवाद में विश्वास रखती थी। बताइएगा दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ था, गुजरात राज्य के टंकारा नामक छोटे गांव में हुआ था। और बताइएगा राजा राम मोहन राय जो थे यह कितने भाषाओं के ज्ञाता थे, यह 13 से भी अधिक भाषाओं के ज्ञाता थे। जिन्होंने संस्कृत साहित्य की भाषा की ज्ञान जो है वह कहाँ से प्राप्त किया था, या बनारस से प्राप्त किया था। और फारसी एवं उर्दू का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था, या पटना से प्राप्त किया था। राजा राम मोहन राय जो थे 13 से अधिक भाषाओं के ज्ञाता थे। ये जो थे इनका जन्म राधानगर में 1774 में हुआ था। और इन्होंने संस्कृत साहित्य की भाषा का जो है ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था, बनारस से प्राप्त किया था। और फारसी और उर्दू का कहाँ से प्राप्त किया था, पटना से प्राप्त किया था। बताइएगा संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन क्या थी, यह अध्यात्मवाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अध्यात्मवाद हो जाएगी। बताइएगा स्वामी रामकृष्ण के शिष्य कौन थे, विवेकानंद हो जाएंगे। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य कौन हो जाएंगे, विवेकानंद हो जाएंगे। बताइएगा शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कब भाग लिया था, 1893 में लिया था। और इनकी एक प्रख्यात पुस्तक थी, कौन थी, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा है पुस्तक। बताइएगा
विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ हो जाएगा। विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ हो जाएगा। बताइएगा राजयोग, कर्म योग एवं ज्ञान योग किनकी पुस्तक थी? या विवेकानंद की हो जाएगी। और विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और बताइए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। बताइएगा कन्याकुमारी में उपस्थित रॉक मेमोरियल जो है वह किनको समर्पित है? या स्वामी विवेकानंद को ही समर्पित है। कन्याकुमारी में स्थित रॉक मेमोरियल जो है किसको समर्पित है? स्वामी विवेकानंद को ही समर्पित है। बताइएगा राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना जो है 1887 में किस महापुरुष के द्वारा की गई थी? या एमजी रनाडे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एमजी रनाडे के द्वारा 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की गई थी। बताइएगा राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन जो था वह किस अधिवेशन के पश्चात उसी पंडाल में होता था? या कांग्रेस अधिवेशन के तत्पश्चात जो है उसी पंडाल में राष्ट्रीय सुधार समिति का जो सम्मेलन का आयोजन होता था। बताइएगा लाहौर में देव समाज की स्थापना जो है किस व्यक्ति के द्वारा और कब की गई थी? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा 1887 में की गई थी। कब की गई थी? 1887 में। देव समाज की स्थापना लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा कब की गई थी? 1887 में की गई थी। और बताए वेद समाज की स्थापना किन्होंने की थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। वेद समाज की स्थापना किन्होंने की थी? केशव चंद्र सेन। देव से याद रखिए पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, और वेद कहेगा तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। बताइएगा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो है 1861 में आगरा में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? या शिवदयाल खत्री के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? शिवदयाल खत्री के द्वारा 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कहाँ की गई थी? आगरा में की गई थी। कहाँ की गई थी? आगरा में की गई थी। और दयाल बाग में एक मंदिर का भी निर्माण किया गया था। बताइएगा पंजाब में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। पंजाब में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी। और इन्होंने अपने आप को क्या बताया था? पैगंबर बताया था, जो शुद्ध इस्लाम की स्थापना करता है। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को क्या बताया था? पैगंबर बताया था। पैगंबर जो होता है ना, ईश्वर का जो राजदूत या दूत कहिए, वही होता है। बताइएगा मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकरण की ओर ले जाने का श्रेय किसको जाता है? सर सैयद अहमद खां को जाता है। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा एवं आधुनिकरण की ओर ले जाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? सर सैयद अहमद खां को जाता है। और बताइएगा साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही की गई थी। और बंगाल में मुसलमानों के आधुनिकरण के लिए कौन से व्यक्ति तत्पर थे? अब्दुल लतीफ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अब्दुल लतीफ हो जाएंगे। और बताइएगा विद्रोही कवि किनको कहा गया है? काजी नजरुल इस्लाम को कहा गया। विद्रोही कवि किनको कहा गया? काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा गया। बताइएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है इसका पूर्ववर्ती नाम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। इसकी स्थापना किन्होंने की थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। अलीगढ़ में स्थित एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किन्होंने की थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। महानिदेशक में A.O. ह्यूम थे। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी। और महानिदेशक कौन हो जाएंगे? A.O. ह्यूम हो जाएंगे। बताइएगा A.O. ह्यूम जो थे कांग्रेस के महानिदेशक कब से कब तक रहे थे? 1885 से लेकर 1907 तक रहे थे। 6 या 7 आप जहां देखिएगा उसको लगा सकते हैं, 6 या 7 तक रहे थे। बताइएगा बंग भंग आंदोलन जो है यह किस आंदोलन के नाम से जाना जाता था? स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। बंग भंग आंदोलन जो है किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905। 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905। और यह बंग भंग आंदोलन जो था वह किसके विद्रोह में हुआ था? बंगाल विभाजन के विद्रोह में हुआ था। किसके विद्रोह में हुआ था? बंगाल विभाजन के विद्रोह में हुआ था। बताइएगा दिल्ली बम कांड जो हुआ था, दिल्ली षड्यंत्र, कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और बताइएगा मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आगा खां हो जाएंगे। बताइए कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन
हो जाएगा, जिसमें नरम दल और गरम दल में फूट हो गया था। और उसके बाद 1916 में एकीकृत हो गया, पुनः 1918 में विभाजित हो गया। और बताइएगा स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। बताइएगा होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और होम रूल आंदोलन से कौन से दो प्रमुख नेता जो एनी बेसेंट और बीजी तिलक हो जाएंगे? एनी बेसेंट और बीजी तिलक जो हो जाएंगे वो संबंधित थे। और मद्रास के ओडियार से कौन सी नेता संबंधित थी? एनी बेसेंट हो जाएंगे। और बेलगांव पूना से कौन संबंधित हो जाएंगे? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बताइएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कौन से अधिवेशन में हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। पता है मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को हुई थी। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को हुई थी। बताएगा रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919। इसको काला कानून भी कहा गया था, जिसमें ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील के तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। पता है खिलाफत आंदोलन जो था ये कब हुआ था? 1919 में ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अच्छा क्या करिएगा, हल्का फल्का कोई दिक्कत नहीं। बताइएगा हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में 28 मई 1920 को। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में 28 मई को हुई थी। बताइएगा हंटर कमेटी की रिपोर्ट किस घटना से संबंधित थी? या जलियांवाला बाग हत्याकांड से हो जाएगी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट किस से संबंधित थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से हो जाएगी। बताइएगा चौरी चौरा की घटना जो थी कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। बताइएगा असहयोग आंदोलन जो था यह कब प्रारंभ हो गया था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हो गया था? 1 अगस्त 1920 को। बताइएगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? या नागपुर अधिवेशन में तो हुआ था। किस अधिवेशन में हुआ था? नागपुर अधिवेशन 1920। बताइएगा चौरी चौरा की जो घटना हुई थी इसके उपरांत जो असहयोग आंदोलन को कब महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित कर दिया है? 11 मार्च हो जाएगा। सॉरी हाँ 5 फरवरी को तो घटना हुई थी। 11 फरवरी को 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। और बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना में संस्थापक कौन कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। बताइएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। हिंदुस्तान सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। और बताइएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? या भगत सिंह के द्वारा की गई थी 1928 में। और कहाँ में की गई थी? फिरोज शाह कोटला में की गई थी। और फिरोज शाह कोटला का भी नवीनतम नाम क्या हो गया? अरुण जेटली स्टेडियम हो गया। क्या हो गया? अरुण जेटली स्टेडियम हो गया। बताइएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को। बताइएगा साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 एवं और भारत कब आगमन हुआ था साइमन कमीशन का? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। बताइए नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1928 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन है? पंडित मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। बताइएगा बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928 में हुआ था। और बताइएगा बारदोली सत्याग्रह जो था वह किसके विरुद्ध में हुआ था? लगान की वृद्धि के विरुद्ध हुआ था। गुजरात में किसानों के लगान के वृद्धि के विरुद्ध में क्या हुआ था? बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बताइएगा लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1929 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। और किन किन व्यक्तियों के द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। किसके द्वारा फेंका गया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। और बताइएगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो था 1929 में हुआ था, इसमें कौन सा प्रस्ताव
प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। हाँ, पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बताइएगा नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? डेट सहित बताइए। 12 मार्च 1930। और कब 12 मार्च से लेकर कब तक चला था? 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल से क्या हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। 5 मार्च 1930 से लेके 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक जो था दांडी मार्च चला था या नमक सत्याग्रह। और इसी के उपरांत 6 अप्रैल को कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। बताइएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। 12 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930। और बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। बताइएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस महापुरुष के द्वारा भाग लिया गया था? बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। अब बताएगा कॉम्युनल अवार्ड जो था वो सांप्रदायिक पंचायत यह कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को हुआ था। और यह जो कॉम्युनल अवार्ड था यह किसके द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करता था? यह मैकडोनाल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वह समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट के माध्यम से जो इन्वायरमेंटल साइंस दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा सलीम अली पक्षी विहार जो है वह कहाँ स्थित है? अभ्यारण्य या गोवा में हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? गोवा में। और किस नदी के किनारे हो जाएगा? मांडवी नदी के किनारे हो जाएगा। और किस द्वीप पे हो जाएगा? चोराओ द्वीप पे हो जाएगा। किस द्वीप पे हो जाएगा? चोराओ द्वीप पे हो जाएगा। बताइएगा भारत का जो 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? या सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिमलीपाल उड़ीसा, जिसको मान्यता कब मिली है? अप्रैल 2025 में मिली है। कब मिली है? अप्रैल 2025 में सिमलीपाल को 107वें राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे मान्यता मिली है। और बताइए भारत का 106वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जो असम में हो जाएगा। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो असम में हो जाएगा। और बताइए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नवीनतम नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा कर दिया गया। क्या कर दिया है? रामगंगा। इसके बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है इसीलिए इसका नाम रामगंगा कॉर्बेट, हाँ रामगंगा जिम कॉर्बेट का कर दिया है। बताइएगा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बुक्सा कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। बताइएगा पश्चिम बंगाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? जालदा पारा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जालदा पारा हो जाएगा। काजीरंगा असम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? काजीरंगा असम में हो जाएगा। बताइएगा डिब्रूगढ़ सोखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हो जाएगा? असम में हो जाएगा। और बताइएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा। और बताइएगा केबुल लामजाओ जो एकमात्र तैरता हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान हाँ मणिपुर में हो जाएगा। बताइएगा साउथ बटन आइलैंड कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन में हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0.03 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.03 किलोमीटर स्क्वायर। बताइएगा सेंट्रल पीक कहाँ हो जाएगा? सेंट्रल पीक राष्ट्रीय हाँ दक्षिणी अंडमान निकोबार में हो जाएगा। बताइएगा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा। मुरलेन कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा। और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? गोवा में हो जाएगा। मोलेम कहाँ हो जाएगा? गोवा में। और मुरलेन कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा। बताए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में हो जाएगा। और बताए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? बिहार में। बताइएगा हिरंगल मृग के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दाचीग्राम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दाचीग्राम जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हिरंगल मृग के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। और जालदापारा और काजीरंगा किसके लिए हो जाएगा? एक सींग वाले गेंडा के लिए हो जाएगा। बताइएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। और किश्तवाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर उत्पादन के लिए। किश्तवाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर उत्पादन के लिए। बताइएगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हेमिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लद्दाख का हेमिस हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। बताइएगा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और बताइएगा
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण कब आया था? 1972 में। और जल संरक्षण अधिनियम 1974 में। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। और पर्यावरण और उपभोक्ता दोनों हो जाएगा 1986 में। बताइएगा, वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा भी जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसी ऐसे क्षेत्र जहां पर्याप्त जैविकीय भू आकृति, जीव जंतु तथा वनस्पति आदि की बहुलता हो तो राज्य सरकार क्या घोषित कर देती है? वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर देती है। उस जगह को क्या घोषित कर देती है? वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर देती है। बताइएगा, भारत में कुल 566 वन्य जीव अभयारण्य है, जिसमें 573 हो गया अभी वर्तमान में। अच्छा, ये पुराना डाटा है, 573 मान के चले। और सर्वाधिक जो है कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में हो जाएगा 96। और महाराष्ट्र में 49 हो गया है। पुराना डाटा 48 था। बताइएगा, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? या कच्छ डेजर्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कच्छ डेजर्ट। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा हो जाएगा? कच्छ डेजर्ट हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? पिट्टी गुज इजलैंड हो जाएगा, जो लक्षद्वीप में हो जाएगा। बताइएगा, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य जो है वह किस जीव के लिए संरक्षित है? या घड़ियाल के लिए हो जाएगा। चंबल वन्य जीव अभयारण्य जो है वह किसके लिए संरक्षित है? घड़ियाल के लिए संरक्षित है। और इसके घड़ियाल संरक्षण के लिए कब बनाया गया था चंबल वन्य जीव अभयारण्य को? 1978 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1978 में बनाया गया था। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो एनवायरमेंटल साइंस दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, भारतीय तिरंगा जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा के द्वारा स्टुटगार्ट में फहराया गया था। भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम कब फहराया गया था? 1907 में फहराया गया था भीखाजी रुस्तम कामा के द्वारा स्टुटगार्ट में। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वह कितने अनुपात में है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा। और भारतीय तिरंगे का डिजाइन किस व्यक्ति के द्वारा डिजाइन? पिंगाली वेंकैया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था डिजाइन? पिंगाली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? या हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के समक्ष किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और बताइएगा, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब प्रारूप के तौर पे अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बताइएगा, भारतीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां हैं। कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां। चक्र का रंग कैसा है? नीला रंग हो जाएगा। चक्र का रंग कैसा है? नीला, जो प्रगति को दर्शाता है। और बताइएगा, हरा किसको प्रदर्शित करता है? हमारे धरती की हरियाली को प्रदर्शित करते, धरती की हरियाली को प्रदर्शित करता है। श्वेत रंग किसको प्रदर्शित करता है? शांति को प्रदर्शित करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, किन का कौन कौन से राजनयिकों का निधन हो जाने पर राष्ट्रीय ध्वज को जो है शोक समझकर झुका दिया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर इसको शोक के तौर पर झुका दिया जाता है। और कितने दिनों तक झुका रहता है? 12 दिनों तक झुका रहता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री जो होंगे उनकी मृत्यु के पश्चात कितने दिनों तक शोक के रूप में इसको झुका दिया जाता है? 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। और पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके लिए 7 दिन, वर्तमान जो होंगे उनके लिए 12 दिन और पूर्व जो होंगे उनके 7 दिन के लिए झुकाया जाता है। बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन जो है वो कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को हुआ था। बताइएगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है इसके समयावधि गायन की कितनी है? 52 सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी गायन समयावधि? 52 सेकंड हो जाएगी। और बताइएगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किन्होंने की? 65 सेकंड समयावधि। और किनके द्वारा रचना की? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। और बताइएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जो है, राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस का जन्म ईस्वी कौन सी है? 1897 हो जाएगी। राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस दोनों का जन्म ईस्वी कौन सा हो जाएगा? 1897 हो जाएगा। और बताएगा, किनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। बताइएगा, कटक उड़ीसा में। बताइएगा,
भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जो है वह किससे होता है? राष्ट्रीय गान जनगण मन से होता है। समापन किससे होता है? वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से होता है। बताइएगा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वह किस संवत पे आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और शक संवत कब? 78 ईस्वी विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। और विक्रम संवत और शक संवत के बीच अंतर हो जाएगा 135 वर्ष। और शक संवत और गुप्त संवत के मध्य हो जाएगा 242 वर्षों का अंतर हो जाएगा। और बताइएगा 242 वर्ष। बताइएगा राष्ट्रीय पुष्प जो कमल है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पुष्प कमल जो है निलंबो न्यूसिफेरा हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? निलंबो न्यूसिफेरा हो जाएगा। और बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर हो जाएगा। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस हो जाएगा। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टेसस हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। और शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। और आपका चीता का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा पेरेडस होता है। पेरेडस, पैंथेरा पेरेडस। हाँ, लायन लियो और टाइगर टिग्रिस, पैराडस चीता। बताइएगा राष्ट्रीय वृक्ष भारत का कौन सा है? बरगद हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंथालेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइकस बेंथालेसिस। और बताइए भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 अगस्त 2008 को घोषित किया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया है? 4 अगस्त 2008 को घोषित किया गया था। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। और बताइएगा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है भारत का? हाथी हो जाएगा। और हाथी कब से संरक्षित करने का 92 किया? कब से? 1992 से। बताइएगा प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? और 300 के 300 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। 300 के 300 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। बताइएगा प्रत्येक 1 वर्ष के लिए होता है। अप्रैल से लेके 30 अप्रैल, मई से शुरू होकर 30 अप्रैल तक 1 वर्ष के लिए होता है। बताइएगा समिति, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो है वह किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत होते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष किनके द्वारा मनोनीत होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत होते हैं। अभी वर्तमान में क्या लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हो जाएंगे। और बताइएगा 18वीं लोकसभा से पूर्व प्रोटेम स्पीकर किनको नियुक्त किया गया? भर्तृहरि महताब। और भर्तृहरि महताब का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? उड़ीसा राज्य से हो जाएगा। किस राज्य से हो जाएगा? उड़ीसा राज्य से हो जाएगा। बताइएगा प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहा गया? लोक लेखा समिति को कहा गया। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा गया? लोक लेखा समिति को कहा गया। और लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 हो जाएगा। सही जवाब। 15 + 7 22। बताइएगा इसमें 15 सदस्य किस सभा से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। बताए निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। और उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। और बताइएगा राज्यसभा भंग की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। राज्यसभा भंग की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। बताइएगा मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य जो है लोक लेखा समिति में शामिल हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। हाँ, मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य जो है लोक लेखा समिति में शामिल नहीं हो सकता है। बताइएगा लोक लेखा समिति जो है भारत सरकार अधिनियम किस अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था? अधिनियम 1919 और गठित हुआ था 1921 में। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? 1921 में। और अधिनियम कहेगा तो 1919 के अधिनियम से हुआ था। बताइएगा पृथक चुनाव का जो है पृथक चुनाव किस अधिनियम से लाया गया था? 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम से लाया गया था। किस अधिनियम से लाया गया था? 9 के मार्लो मिंटो अधिनियम से। और महिलाओं को मताधिकार किस अधिनियम से दिया गया था? 1919 के अधिनियम से दिया गया था। महिलाओं को मताधिकार किस अधिनियम से दिया गया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से दिया गया था। तो साथियों पॉलिटी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य केमिस्ट्री के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो रिपीट हो जाएगा। बताइएगा
प्राकृतिक गैस का दहन जो है वह कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्माशोषी या क्षेपी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। प्राकृतिक गैस का दहन कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। बताइएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसको कौन सी अभिक्रिया का? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसको कौन सी? उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। बताइएगा जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या कैसा अवक्षेप नीला से कैसा हो जाता है? काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा क्यूप्रिक सल्फाइड के कारण। बताइएगा श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। और बताइएगा भोजन को जो है ऊर्जा के स्वरूप में तोड़ने में श्वसन के माध्यम से जो उष्मा का जो है आदान प्रदान होता है। बताइएगा उष्मा श्वसन जो हम करते हैं इसमें गैस को ग्रहण करने पर फेफड़ा क्या होता है? फेफड़ा ऊपर आएगा और छोड़ने पर यह नीचे जाता है, नीचे धक्का। छोड़ने पर ऊपर जाएगा, लेने पर ऊपर आएगा और छोड़ने पर नीचे जाएगा। इसको लेने पर ऊपर आएगा, उभर जाएगा और छोड़ने पर नीचे जाएगा। और इसी तरीका का जो कीट पतंग में भी होता है, ट्रैकिया से वो सब श्वसन करता है और जब सांस लेगा ना तो नीचे की तरफ धकेलता है ट्रैकिया से। वो पता चल गया। बताइएगा पौधे क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कौन सी गैस जो है अवशोषित करके भोजन निर्मित करते हैं? या कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और बताइएगा क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व? मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम अत्यावश्यक होता है। और बताइएगा रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए कौन सा तत्व? पोटेशियम हो जाएगा। रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए पोटेशियम तत्व आवश्यक हो जाएगा। बताइएगा जब दो विलयन के आपस में मिलने या किसी विलयन में गैस प्रवाहित करने से अचानक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? यह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। बताइएगा अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और बताइएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है पीएच मान कितना होता है? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का होता है 10 होता है, 10.4। हाँ बताइएगा पीएच स्केल का निर्माण खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई? सोरेनसन के द्वारा की गई थी। पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन के द्वारा की गई थी। बताइएगा प्राकृतिक जो है अम्ल और भस्म के सूचक जो हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? लाइकेन हो जाएंगे, गड़हुल का फूल हो जाएगा। और गड़हुल का फूल जो है या फूल गोभी का पत्ता भी हो जाएगा। गड़हुल का जो फूल है वह अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देगा? अम्ल में हरा देगा। अम्ल में हरा देता है, उसमें अम्ल में हरा देता है। बताइएगा किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसको कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? या जालक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालक ऊर्जा। किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक ले जाने की ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? जालक ऊर्जा कहा जाता है। और बताइएगा सबसे मजबूत बंध कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध हो जाएगा। सबसे मजबूत बंध कौन सा हो जाएगा? सहसंयोजक बंध हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो केमिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? धनबाद हो जाएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। और बताइएगा लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में हो जाएगा। लाख अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? रांची में हो जाएगा। बताइए भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे हो जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ हो जाएगा? पुणे हो जाएगा। बताइए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। बताएगा भारतीय खगोल संस्थान कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। बताएगा राजघाट किनकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की हो जाएगी। राजघाट किनकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की हो जाएगी। बताएगा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ हो जाएगा। बताएगा कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ
कहाँ स्थित है? हैदराबाद हो जाएगा। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। बताए केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर हो जाएगा। और बताइएगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? कटक उड़ीसा हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? कटक उड़ीसा हो जाएगा। बताइएगा भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ स्थित हो जाएगा? फरीदाबाद हरियाणा हो जाएगा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद हरियाणा हो जाएगा। और बताइएगा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी हो जाएगा। और दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। सही जवाब है, एकदम सही जा रहे हैं। बताइएगा शांतिवन किनकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू की हो जाए। शांतिवन किनकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू। बताए विजय घाट किनकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट किनकी हो जाएगी? लाल बहादुर शास्त्री की हो जाएगी। और बताए शक्ति स्थल किनकी समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी। बहुत एकदम करेजियस प्रधानमंत्री थी और अभी के सभी लोग कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री सबसे वरिष्ठ हैं। बताइएगा अभय घाट किनकी समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई की हो जाएगी। अभय घाट किनकी हो जाएगी? मोरारजी देसाई की हो जाएगी। बताइए किसान घाट किसकी हो जाएगी? चौधरी चरण सिंह की हो जाएगी। और चौधरी चरण सिंह की जयंती पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा महाप्रयाण घाट जो है वह किनकी समाधि स्थल है? राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी। महाप्रयाण स्थल किनकी हो जाएगी? राजेंद्र प्रसाद की। और वीरभूमि किनकी हो जाएगी? राजीव गांधी की हो जाएगी। वीरभूमि किसकी हो जाएगी? राजीव गांधी की हो जाएगी। और बताइएगा उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? KR नारायण की हो जाएगी। उदय भूमि किसकी हो जाएगी? KR नारायण की। और समता स्थल किसकी हो जाएगी? बाबूजी जगजीवन राम की हो जाएगी। सर्वाधिक समय तक मंत्री पद पर कौन रहे थे? जगजीवन राम 32 वर्षों तक रहे थे। बताइएगा एकता स्थल जो है वह किसकी समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह की हो जाएगी। एकता स्थल किसकी हो जाएगी? ज्ञानी जैल सिंह की। और कर्म भूमि किसकी हो जाएगी? शंकर दयाल शर्मा की हो जाएगी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य महेश बंडवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो ज्योग्राफी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारत में कुल कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। और इसको याद रखने का ट्रिक रखिए। शास्त्रीय नृत्य कितने हो जाएंगे? 8। मृदा कितनी हो जाएगी? 8। इस तरीके से याद रखिएगा ना, कॉमन करके तो याद रहेगा। हाँ बताइएगा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और बताइएगा भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में जलोढ़ मृदा का प्रतिशत कितना है? 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 है। 40 होगा। बताइएगा रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। और काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी होती है? कपास के लिए। काली मृदा किसके लिए उपयोगी होती है? कपास की। और जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, खादड़ एवं बांगड़। और बताइएगा पुरानी कौन सी जलोढ़? बांगड़ हो जाएगी। सही जवाब है बांगड़ पुरानी जलोढ़ मृदा। और नई हो जाएगी खादड़ जलोढ़ मृदा। बताइएगा मालवा पठार जो है, मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? या काली मिट्टी अर्थात रेगुर मृदा का हो जाएगा। बताइएगा मिट्टी का पीला रंग जो है वह किस मिट्टी में होता है? लाल मिट्टी। फेरिस ऑक्साइड के कारण लाल मृदा में होता है पीला रंग। बताइएगा लेटेराइट मृदा जो है मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। लेटेराइट मृदा जो है किन राज्यों में पाई जाती है? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। और बताइएगा सर्दियों के दिनों में कहां में जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब में सर्दियों के मौसम में बारिश। बताइएगा सबसे कम जल धारण क्षमता जो है किस मृदा में पाई जाती है? बालुई दोमट मृदा में पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस मृदा में पाई जाती है? बालुई दोमट मृदा में पाई जाती है। और बताइएगा वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। कितनी हो गई है? 11 हो गई। और सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया था? तमिल भाषा को 2004 में दिया। और संस्कृत को कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था। संस्कृत को कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था। तेलुगु और कन्नड़ को एक साथ दिया गया था 2008 में। 2008 में दिया गया।
बताए पौधों को सबसे अधिक जल जो है किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। बताए मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? दलहनी फसलें उगाई जाती है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? दलहनी फसलें उगाई जाती है। बताएगा चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनालिका अपर्दन के कारण हुआ है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनालिका अपर्दन के कारण हुआ है। बताए चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? लेटेराइट मृदा हो जाएगी। कौन सी मृदा हो जाएगी? लेटेराइट मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। बताए भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? या जस्ता की कमी हो जाएगी। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? जस्ता की कमी हो जाएगी। बताए गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगड़ मृदा कहा जाता है। क्या कहता है? बांगड़ जलोढ़ मृदा कहा जाता है। बताइएगा अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? या चूना या लाइम। चूना जो अंग्रेजी में लाइम कहा जाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? चूना का प्रयोग किया जाता है। और चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बिना CO कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। बताइएगा भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा जो है वह किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बताइएगा पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? या कैल्शियम की। किसकी अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। बताइए मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? नाइट्रोजन का अभाव होता है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? नाइट्रोजन का अभाव होता है। और बताएगा मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वनारोपण करके रोका जा सकता है। और वनों की कटाई को क्या कहा जाता है? वनोन्मूलन कहा जाता है। वनों की कटाई वनोन्मूलन। और वन लगाना कहेगा तो वनानुरोपण कहेंगे। क्या कहेंगे? वनानुरोपण कहा जाता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो ज्योग्राफी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो फिजिक्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताएगा मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7 हो जाएगी। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बताइए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? केंडला हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? केंडला हो जाएगा। बताएगा किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है? EEG के माध्यम से, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और हृदय की जांच ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा। बताएगा संवेग किसकी माप होती है? या गति की मात्रा की माप होती है? संवेग किसकी माप होती है? गति की मात्रा की। संवेग V बराबर mv, V बराबर द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। सही जवाब मास्टर साहब। बताएगा मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। बताए कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन हो जाएगा। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन हो जाएगा। बताएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त की जाती है। और खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.49 गुने 10 पे पावर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.49 गुने 10 पे पावर 11। बताएगा कैरेटोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? सोने की शुद्धता मापी जाती है। कैरेटोमीटर यंत्र से क्या कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? सोने की शुद्धता। और बताइए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। बताइए दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा किसी भी द्रव के मिश्रण में जिसका घनत्व कम होगा वह नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा? ऊपर। जिसका घनत्व कम रहेगा वो ऊपर रहेगा। और बताया दूध से क्रीम या मक्खन निकाल लेने पर उसका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। बताया एंगस्ट्रम किसको मापता है? तरंग दैर्घ्य को मापता है। एंगस्ट्रम किसको मापता है? तरंग दैर्घ्य को मापता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा बायो बताइएगा मलेरिया जो है वह किससे जनित है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ से हो जाए। मलेरिया किससे उत्पन्न होता है? प्रोटोजोआ के कारण। और यह इसका कारक प्रोटोजोआ कौन सा हो जाएगा? मलेरिया का प्लाज्मोडियम बाइबैक्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्लाज्मोडियम बाइबैक्स हो जाएगा। और मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली, आरबीसी तिल्ली। कौन हो जाएगी? आरबीसी तिल्ली। बताइएगा हाँ बताइएगा आलू का जो
विलंबित अंगमारी रोग है वह किसके द्वारा जनित होता है? या कवक जनित रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? कवक जनित रोग हो जाएगा। बताएगा आलू का भट्ट रोग जो होता है वह कौन सा जनित रोग हो जाएगा? कवक जनित रोग हो जाएगा। और बताए बाजरा का मृदु रोल अस्थमा रोग जो हो जाएगा वो कौन से किससे जनित हो जाएगा? कवक से जनित रोग हो जाएगा। बताएगा नींबू में डायबैक रोग जो होता है या किसकी कमी से हो जाता है? या कॉपर की कमी से हो जाता है। नींबू में डायबैक रोग किसकी कमी से हो जाता है? कॉपर की कमी से हो जाता है। बताए नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? यह भी कॉपर की कमी से ही होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग और नींबू में डायबैक रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। बताइएगा आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से हो जाता है? जस्ता की कमी से हो जाता है। आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से हो जाता है? जस्ता की कमी से। बताए मटर में मांस रोग किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से हो जाता है। और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से। और बताएगा चुकंदर में हार्ट रोट रोग जो होता है वो किसकी कमी से हो जाता है? या बोरोन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है? बोरोन की कमी से हो जाता है। बताइएगा तंबाकू में जो मोजेक रोग है वह किस विषाणु के द्वारा जनित होता है? टोबैको मोजेको वायरस। किस वायरस से होता है? टोबैको मोजेको वायरस के कारण हो जाता है। बताइएगा गाजर का लाल पत्ती रोग जो है वह किस वायरस के कारण होता है? या लाल पत्ती वायरस के कारण ही होता है। गाजर का लाल पत्ती रोग किस वायरस के कारण होता है? लाल पत्ती वायरस के कारण ही होता है। बताइएगा आलू का स्कैब रोग जो होता है वह किस जीवाणु के द्वारा जनित होता है? या स्ट्रेप्टोमाइसीज स्केबी के कारण होता है। किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोमाइसीज स्केबी के कारण होता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताएगा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट के द्वारा की गई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। बताइए राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। बताइएगा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ निर्मित की थी? थानेश्वर से स्थानांतरित कन्नौज कर दिया था। थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज कर दिया था। बताइएगा वर्धन वंश का। बताइएगा बाल विवाह की प्रथा किसके शासन काल में आरंभ? किस शासन काल में आरंभ? कुषाण काल में हुई थी। किस काल में? किस शासन का प्रारंभ हुई थी? कुषाण काल में। बताइएगा प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदक भागम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विदक भागम कहा जाता था। प्राचीन काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदक भागम कहा जाता था। बताइएगा हर्ष के शासन काल में सेनापति को क्या कहा जाता था? सिंहनाद कहा जाता। हर्ष के शासन काल में सेनापति को क्या कहा जाता था? सिंहनाद कहा जाता था। बताइएगा हर्ष के शासन काल में हस्त सेना का प्रधान क्या कहलाता था? स्कंदगुप्त कहलाता था। क्या कहलाता था? स्कंदगुप्त। और हुनों का आक्रमण किस शासक काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हुआ था। बताइएगा पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? इसे प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। बताइए हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन? हो जाएंगे। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन? बाणभट्ट हो जाएंगे। और बताइए हर्ष का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? 606 से लेके 647 ईस्वी तक माना जाता है। हर्ष का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? 606 से लेके 647 ईस्वी तक माना जाता है। बताइएगा सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित? कन्नौज स्थानांतरित की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित? कन्नौज। बताइएगा कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी थे। कवि जो हर्ष के दरबार में थे जो बाणभट्ट या कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी हो जाएंगे। बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस राज्य में स्थित है? बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? शासक कुमारगुप्त के द्वारा की गई है। बताइएगा हेनसांग जो था वो किस राजा के शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। और बताइएगा फाहियान किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। किसके कार्यकाल में आया था? द्वितीय के कार्यकाल में आया था। बताइएगा भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई है? या सातवाहन काल से प्रारंभ हुई है। और शीशे के सिक्के किन्होंने जारी किए थे? आंध्र शासकों के द्वारा ही जारी किए गए। तो आंध्र सातवाहन शासक जो थे वह कहाँ शासन करते थे? दक्षिण भारत में करते थे। कहाँ करते? हाँ दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। बताइएगा गुप्तोत्तर काल के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हो जाएंगे? गुप्तोत्तर काल के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से हो जाएंगे? कन्नौज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कन्नौज। बताइएगा हेनसांग जो था
हेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत यात्रा पे आया था, या सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन से प्रसिद्ध नगर में रहा था? या मथुरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। पता है भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा हो जाएगा। और अखंड भारत का कौन सा था? और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? महाराजा तक्ष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महाराजा तक्ष के द्वारा की गई। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के बाद स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया है, स्पीड दीजिए ना, स्पीड दीजिए पहले, वो स्टार्ट किया जा रहा है। कहां गई? नहीं आए जल्दी, स्पीड दीजिए। अच्छा, रहने दीजिए, बहुत टाइम है, वर्षा हो रहा है, दीजिए स्पीड दीजिए पहले। वर्षा नहीं हुआ है। स्पीड दीजिए, स्पीड नहीं बबलू, स्पीड चलेगा, नहीं चलेगा, सब चलेगा। बबलू जी का बात को मद्देनजर रखा जाएगा। बताइएगा भिलांगना किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। आगे भिलांगना किसकी सहायक नदी हो जाएगी? भागीरथी की हो जाएगी। बताइए भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? भवानी कावेरी की हो जाएगी। बताइएगा ओम किसका सिंबल है? ओम प्रतिरोध का। ओम किसका सिंबल हो जाएगा? प्रतिरोध का हो जाएगा। बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण का हो जाएगा? और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से 61 मॉडल पर आधारित थी। मॉडल पर आधारित थी। और बताइएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 जून को पीसी महालनोबिस की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? पीसी महालनोबिस हो जाएंगे। राष्ट्रीय नियोजन के वास्तुकार कौन हो जाएंगे? पीसी महालनोबिस हो जाएंगे। बताइएगा मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मानव में कितने प्रकार के दांत? 4 प्रकार के। कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक हो जाएगा। और बताइएगा मानव में दूध के दांत कितने वर्ष के पश्चात क्षरित हो जाते हैं? 8 वर्ष के बाद क्षरित हो जाते हैं। और बताइए मानव में कृंतक दांतों की संख्या कितनी? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। बताइए ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन से कौन सा अम्ल निर्मित होता है? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल से राहत पाने के लिए क्या किया जाता है? गर्म पानी से सिकाई और गर्म तेल से मालिश की जाती है। गर्म पानी से सिकाई और गर्म तेल से मालिश की जाती है तो ये पिघल जाता है लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में। बर्फ से सिकाई ना। बताइएगा बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना मनाया जाता है। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। बताइएगा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा आ जाएगा? कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। बताइएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916। किस महापुरुष के द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। बताइएगा बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार जो है किस मध्य प्रदेश में है? मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। बताइएगा कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्रदान करता है? 143वां अनुच्छेद हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 143 हो जाएगा। और बताइएगा दादर व नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के साथ संयुक्त रूप से कब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? 26 जनवरी 2020 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 2020 को। और दादर व नगर हवेली को किन यूरोपियों के द्वारा मुक्त किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। और सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। सबसे पश्चात में कौन गया था? पुर्तगाली। इन्होंने दादर व नगर हवेली को 5 अगस्त 1961 को मुक्त किया था। और भारत के संघ में कब शामिल हुआ था दादर व नगर हवेली? 11 अगस्त 1961 को शामिल हुआ था। बताइएगा मैंग्रोव वन जो है वह कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री तट और समुद्र के बीच दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और बताइए भारत का सुप्रसिद्ध मैंग्रोव वन कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन हो जाएगा। सुंदरवन हो जाएगा। बताइएगा लक्ष्मी बरुआ जो है इनको पद्मश्री कब मिला था? लक्ष्मी बरुआ को 2021 में मिला था। बताइएगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ हो जाएगा? ग्रेट निकोबार में। बताइएगा भारत से पाकिस्तान आए भारतीयों को नागरिकता संविधान के किस भाग से? भाग 2 से। और जिसमें कहां से कहां तक? 5 से 11। और कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 6 है सर। 6 मतलब जाके फिर वापस आ गया था, हम लोग को 6 से दिया है। बताइए किस अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया है।
बताइएगा कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट हो जाएगा। बताइएगा हीरा जो है यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है या कुचालक है? कुचालक है। हीरा जो हो जाएगा वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा। बताइएगा शुक्र ग्रह पीले रंग के बादल में बदल जाता है, इसकी किसकी उपस्थिति के कारण पीला हो जाता है? H2SO4 के कारण, H2SO4 के कारण। बताइएगा प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तमिल को कब मान्यता दी थी? 2004। बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र? डायनमो अर्थात जनरेटर हो जाएगा। बताइएगा दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित घोषणा की गई थी? 1911 में। दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी थी? 1912 में। बताइएगा बाल श्रम अपराध है, लेकिन जो बच्चे मनोरंजन एवं ड्रामा फिल्म में कार्य करते हैं वो किसकी अनुमति लेते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लेते हैं। किनकी लेते हैं? डीएम की लेते हैं। बाल श्रम जो है अपराध है। और बाल श्रम कौन से अनुच्छेद से अपराध हो जाएगा? 24। बलात् श्रम जबरदस्ती कार्य करेगा तो 23 और बाल श्रम करेगा तो 24। बताएगा पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा हो जाएगी। एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। बताइए कौन सा संविधान संशोधन जो है वह शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? या 74वां हो जाएगा। नगर पालिका से 74वां। 73वां पंचायती राज से हो जाएगा। और बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन जो है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 89वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? 89वां संविधान संशोधन के तहत। और बताइएगा उड़िया को उड़ीसी किस संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया है? 96वां संविधान संशोधन के तहत। उड़िया जो था ना इसको उड़ीसी कर दिया गया है। बताया पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। बताया बैंकों के बैंक के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है? आरबीआई। बताएगा आरबीआई जो अन्य बैंकों को ऋण देता है उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट। और आरबीआई को जो अन्य बैंकों के द्वारा दिया रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और बताएगा हमेशा रेपो रेट जो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगा। क्या होगा? हमेशा रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगा। बताइएगा नगर निगम का सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? मेयर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेयर हो जाएगा। और बताए नगर निगम और पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष 21 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधान लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य मनोनीत 30 वर्ष हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति 22 वर्ष हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताए फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। बताइए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था रेलवे स्पेशल वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताएगा किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया? अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया। किसे भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया है। बताएगा किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया है। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? मध्य प्रदेश। बताएगा किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? माइकल वार्ड। किनको किया गया? माइकल वार्ड को अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया। बताएगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है या तिरुवनंतपुरम में किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण कहाँ किया है? तिरुवनंतपुरम में किया। बताया रमान उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। रमान उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। बताया खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। बताएगा बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? या पटामा लिस्वा कुल को किया गया। किनको किया? पटामा लिस्वा कुल को किया गया। बताएगा भारत में किस नदी में बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी चिनाब नदी? बगलिहार डैम किस नदी पे हो जाएगा? चिनाब नदी पे हो जाएगा। बताए भारत ने किस देश में निर्मित इगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? या रूस से। और S-400 भी रूस से खरीदेगा। बताइएगा किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है?
किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना में किया गया। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी। बताइएगा जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की कितनी सीटें हैं? 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 114, जिसमें 90 पर चुनाव होते हैं और 24 जो है पीओके के लिए संरक्षित करके रखे हुए हैं। 90 पर चुनाव होते हैं। और अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला हो जाएंगे। और बताइएगा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन है? सुरेंद्र कुमार चौधरी हो जाएगी। सुरेंद्र कुमार चौधरी। बताइएगा जीनोम संपादित चावल को किस में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। बताइए किस राज्य में लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? या कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। लकुंडी स्मारक। बताइएगा कहाँ का गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण? हैदराबाद हो जाएगा। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? हैदराबाद हो जाएगा। और ग्रेन एटीएम कहाँ लगाया गया? हरियाणा है हरियाणा, गुरुग्राम ग्रेन एटीएम। बताइएगा विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तेलंगाना हैदराबाद में हो जाएगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तेलंगाना हरियाणा। बताइएगा भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? या आंध्र प्रदेश में विकसित होगा? भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? आंध्र प्रदेश में। बताइएगा सुद्दी रमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित हो जाए। सुद्दी रमन कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन। सर बताया सुद्दी रमन कप 2025 का विजेता टीम कौन सी टीम रही थी? चीन। और उप विजेता कौन सी रही थी? दक्षिण कोरिया हो जाएगी। कौन हो जाएगी? दक्षिण कोरिया। सुद्दी रमन कप 2025 की विजेता टीम चीन। और उप विजेता कौन सी टीम हो जाएगी? दक्षिण कोरिया हो जाएगी। बताएगा तीरंदाजी विश्व कप 2025 जो है वह कहाँ आयोजित हुआ था? संघाई चीन में आयोजित हुआ। तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? संघाई चीन में। बताएगा त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। बताएगा रंगछारा किस राज्य का पहला हरित ग्राम बना है? या त्रिपुरा का हो जाएगा। और रिगनाई पचरा का जीआई टैग कहाँ का? त्रिपुरा का। रंगछारा किस राज्य का पहला हरित ग्राम बना है? त्रिपुरा का। बताएगा कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश। और 1 मेगावाट बराबर 10 वाट 6 वाट होता है। और बताया उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। सही जवाब है मास्टर साहब, 24 जनवरी 1950। बताएगा बीआरओ की स्थापना कब हुई है? 7 मई 1960। बताइएगा मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा देश है 2005? आइसलैंड हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे? आइसलैंड हो जाएगा। बताइएगा भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? 9 ठिकानों को बनाया गया। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? 9। बताइएगा अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? या भूटान से समझौता किया। अडानी पावर ने किस देश से 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? भूटान। बताइएगा 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? सोनू सूद को किया गया। किसको किया गया? सोनू सूद को। और सोनू सूद किस देश के किस देश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर है? थाईलैंड के। किसके हो जाएगा? थाईलैंड। और ऑस्ट्रेलिया पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सारा तेंदुलकर हो जाएगी। बताएगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई को। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई को। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ 2025 में मनाई गई है? 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 9 मई 2025 को नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। रॉकेट टेक्नोलॉजी में किस प्रकार के इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में किस प्रकार के इंजनों का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अधिक संख्या में दीजिएगा। और हमारा ये होमवर्क से अच्छा लगता हो तो प्यारा सा दिल कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक उपलब्ध है, जिससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को पूर्व में ही होमवर्क मिल जाएगा। उसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से आप लोगों से सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।